हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। चलिए जी, आज हमारा न्यू चैप्टर है। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हम कॉनिक सेक्शन। बहुत ही मजेदार एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा कॉनिक सेक्शन। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड ग्रेड के लिए हम काम कर रहे हैं एंड फर्स्ट ग्रेड के लिए भी बेसिकली कॉनिक सेक्शन पूरा का पूरा जो है आपके काम में आने वाला है। एंड 11th 12th और इसके बेसिक से स्टार्ट करके हम इसको काफ़ी अच्छे से हमारी ग्रेजुएशन यूजी पीजी लेवल तक का इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉनिक सेक्शन को। सो बेसिकली कॉनिक सेक्शन में आप जानते हैं कि सबसे पहले हम कॉनिक सेक्शन को देखेंगे, उसके बाद पॉइंट से लेकर के और जितनी भी हमारी 2D ज्योमेट्री की चीज़ें हैं उन सभी को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सर्कल के बारे में देखेंगे, एलिप्स के बारे में देखेंगे, पैराबोला के बारे में सीखेंगे, हाइपरबोला के बारे में सीखेंगे। तो सारी की सारी चीज़ें जो है हम कॉनिक सेक्शन में एक एक करके जो है करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉनिक सेक्शन। सबसे पहले तो कॉनिक सेक्शन को ही समझते हैं कि भाई कॉनिक सेक्शन क्या होता है। तो कॉनिक सेक्शन के लिए क्या होता है, बेसिकली देखिए द कर्व्स, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड अ डबल कोन। एक हमने यहाँ पर एक डबल कोन लिया है और एक हमने एक प्लेन लिया है। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से, यानी ये प्लेन इसको किस तरीके से इस पर्टिकुलर जिसे हम कॉनिक कहते हैं, सो इसको कितने तरीके से कट करके हमें अलग अलग शेप्स देगा। ठीक है, इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस आर कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। ठीक है जी। सो ये हमारी कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन है, यानी आपने बेसिकली क्या लिया है। ठीक है, एक डबल कोन लिया है, यानी एक सीधा और एक उल्टा कोन। ठीक है, इस टाइप से हमने एक डबल कोन लिया। एक हमने लिया है सिंपल सा एक प्लेन। ठीक है, अब ये प्लेन इसको कई तरीकों से कट सकता है, यहाँ कट कर सकता है, टेढ़ा कट कर सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से ये कट कर सके। ठीक है, किसी भी तरीके से अलग अलग ओरिएंटेशंस में जब ये कट करते हैं तो हमें अलग अलग शेप्स मिलती है इसमें। ठीक है, सो पर्टिकुलर कितने ओरिएंटेशन, कितने वेज में ये इसको कट करता है, उसे ही हम कहते हैं कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक के हर एक सेक्शन से हमें कोई ना कोई शेप मिलेगी। ठीक है, सो ये थी हमारी कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन। अब हम समझते हैं शेप्स को बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए, सो शेप्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ शेप्स होती हैं। लाइक एक तो हमारे पास होता है पॉइंट। पॉइंट भी हमारा कॉनिक सेक्शन से बनेगा। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें सर्कल। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करते हैं एलिप्स, एलिप्स की बात करें। ठीक है, फोर्थ अगर हम बात करते हैं पैराबोला। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइपरबोला। ठीक है, सो ये सारी की सारी शेप्स हम देखने वाले हैं कि कैसे हम कॉनिक सेक्शन से बनाते हैं। सिर्फ हमने क्या लेना है, एक डबल कोन लेना है और एक हमने क्या लिया है, एक प्लेन लिया है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट शेप। ठीक है, फर्स्ट शेप है हमारी अ पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, यानी कि आपने बेसिकली एक डबल कोन लिया है। ठीक है, ये आपका एक डबल कोन है और एक बेसिकली आपने एक, हमारे पास एक प्लेन है। ये प्लेन अगर इसको बिल्कुल सेंटर से कट करता है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर से ये कट कर रहा है। देखिए ये प्लेन बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर से होकर के जा रहा है। जैसे आपने एक यहाँ पर कोन लिया, एक यहाँ पर कोन लिया और प्लेन जो है वो बिल्कुल सेंटर से होकर के जा रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्लेन हमारा जो इसको बिल्कुल सेंटर से कट कर रहा है। सो यहाँ पर एक इन दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा, यानी कि प्लेन और कोन में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट होगा जो इनका कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा और उस पॉइंट को ही हम बोलेंगे पॉइंट। पॉइंट लाइक इसका इंटरसेक्शन बनेगा। सो ये हमारी बन जाती है शेप, कौन सी, पॉइंट। ठीक है, सेकंड शेप अगर हम बात करें, सेकंड शेप हमारी हो जाएगी सर्कल। यानी इसी पर्टिकुलर आपका जो प्लेन है, इसे थोड़ा सा हम ऊपर उठाएं तो यहाँ पर देखिए आपके पास कौन सी शेप बन रही है। यहाँ पर ये कट करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कौन कैसा होता है, कौन हमारा कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका कट करे दैट मीन्स आपको यहाँ पर एक शेप मिलती है विच इज अ सर्कल। ठीक है, सो यहाँ पर आपको एक शेप मिलेगी, ये आपको शेप मिल रही है जिसे आप बोलेंगे सर्कल। ठीक है, सो जब भी प्लेन आपको, अब यहाँ पर देखिए अगर आप देखते हैं एक्चुअल में कोन का जो एक्सिस है, ये हमारा कोन का एक्सिस है। डबल कोन जो है हमारा, ये हमारा कोन का एक्सिस है और इस एक्सिस के साथ प्लेन का जो एंगल है। ठीक है, प्लेन का एक्सिस ये है और
जो हमारा कोन है उसका एक्सेस ये है, तो इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो क्या है, 90 डिग्रीज का है। ठीक है, सो बेसिकली जब थीटा हमारा 90 डिग्रीज का हो, ठीक है, यानी कि कोन और सर्कल दोनों के एक्सेस के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल हो, तो हमें मिलता है सर्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड, अब ये हमारा एक प्लेन है। ठीक है, ये हमारे प्लेन की एक्सेस है और ये हमारी कोन की एक्सेस है। अब आप देख सकते हैं कि अगर हमारे प्लेन और कोन के एक्सेस के बीच का जो एंगल है, ये एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री हो, ठीक है, ये अगर हमारा थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, सो इस केस में हमें मिलेगा एक एलिप्स। ठीक है, सो इस केस में हमें एलिप्स मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो शेप मिलेगी वो कुछ इस टाइप की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमें प्रॉपरली सर्कल मिल रहा है, यहाँ पर हमें इस टाइप से एलिप्स मिलेगा। ठीक है, सो ये हमारी थर्ड शेप हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया एलिप्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्टली अगर हम देखें फोर्थ शेप, फोर्थ शेप हमारी हो जाएगी एक पैराबोला। ये पैराबोला की बजाय हम हाइपरबोला की बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले पैराबोला की बात कर लेते हैं। पैराबोला, मान लीजिए कोई कोई भी हमारा प्लेन है और ये प्लेन मान लीजिए या तो ऊपर साइड में ऊपर कट करे या फिर नीचे कट करे। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि कोन का जो एंगल है, ठीक है, कोन का जो एंगल है एक्सिस के साथ, ये मान लीजिए एक्सिस है, कोन का एक्सिस के साथ जो एंगल है वो हमारा अल्फा है। इसी टाइप से मिरर के एक्सिस का अगर आप देख रहे हैं, मिरर के एक्सिस का भी इस पर्टिकुलर कोन के एक्सिस के साथ अल्फा ही एंगल है। ठीक है, सो जो आपका प्लेन और जो आपका कोन है डबल कोन, इसका एंगल अगर सेम हो जाए, ठीक है, सो इस केस में हमें मिलता है एक पैराबोला। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर हमें एक पैराबोला मिलेगा। ये एक्सिस हमारी कट कर रही है इस टाइप से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा, ये हमारा कोन हो गया, अगर यहाँ पर कट करता है दैट मीन्स यहाँ पर हमें मिलता है एक पैराबोला। ठीक है, अगर ऊपर साइड में कट करता है तो ऊपर भी हमें मिलेगा एक पैराबोला। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से हमें मिलता है एक पैराबोला। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी फिफ्थ शेप हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला थोड़ा सा हम एडिट कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर हमारा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ठीक है, ये तो हमें देख लिया कि ये हमारा थीटा जो है ये हमारा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। थीटा एक्चुअल में क्या है, ये हमारा प्लेन के एक्सिस के साथ एंड कोन के एक्सिस के साथ, ठीक है, डबल कोन जो है हमारा उसके एक्सिस के साथ एंगल है। ठीक है, लेकिन एलिप्स में देखिए जो थीटा एंगल है, ठीक है, ये जो हमारा थीटा एंगल है ये एक्चुअल में कि एक तो हमारा एंगल यहाँ पर है अल्फा एंगल है। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये अल्फा जितना नहीं हो सकता, यानी कि आपने मिरर का जो एंगल लिया है वो आप 90 डिग्री भी ले सकते हैं, यानी मिरर को आप इस डायरेक्शन में भी नहीं ले सकते और पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में भी नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि कोई शेप बनेगी नहीं अगर इस डायरेक्शन में लेंगे तो ना तो इसका एंगल जो है, सॉरी इस डायरेक्शन में नहीं ले सकते आप। ठीक है, ये जो है इतना एंगल आपका अल्फा है। ठीक है, और इतना एंगल आपका 90 डिग्रीज है। ठीक है, सो पर्टिकुलर आपको अल्फा टू 90 डिग्रीज के बीच में ही प्लेन के एक्सिस को रखना पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली ये अल्फा से बड़ा होता है। ठीक है, सो अल्फा टू 90 डिग्रीज के बीच में होता है, तब हमें एलिप्स मिलता है। ये चीज हमने देख ली। एंड नेक्स्टली हम बात करते हैं हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला में बेसिकली क्या होता है कि आपको मिरर को बेसिकली, सॉरी मिरर नहीं है हमारा, जो हमारा प्लेन है इसके लिए देखिए इसका जो एक्सिस है ये हमारा कंप्लीट अल्फा एंगल है। ठीक है, कंप्लीट अल्फा एंगल है, और जो हमारा प्लेन है, प्लेन का एक्सिस ये रहा। ठीक है, प्लेन का एक्सिस और जो हमारा डबल कोन है उसका एक्सिस है, इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है, ये थीटा हमारा 0 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन अल्फा से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस और इस डायरेक्शन के बीच में हमने लिया है। ठीक है, सो इस केस में ये डबल टाइम एक तो ऊपर की साइड में ये कट करेगा और नीचे की साइड में इस टाइप से कट करता है। तो यहाँ पर एक तो हमें इस टाइप से यहाँ पर मिलता है, इस टाइप से यहाँ पर, और एक हमें मिलता है इस टाइप से यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली आपको
इस टाइप से मिलता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है। सो कॉनिक सेक्शन में आपने देखा कि एक पर्टिकुलर कोन को डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस में कट कर रहा है कौन, हमारा एक प्लेन, और वो हमें डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस दे रहा है, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे रहे हैं। ठीक है। सो यही शेप्स जो हैं टोटल, इन्हें ही हम कॉनिक सेक्शंस कहते हैं। ठीक है। सो हमने बहुत ही अच्छे से देखा कि कैसे हम कॉनिक सेक्शन से पॉइंट, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला जो है उसे बना सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। सो यहाँ पर एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। एक सिंगल इसेंट्रिसिटी एक ऐसी टर्म है जिसे कॉनिक सेक्शन में यूज करके हर शेप के बारे में जाना जा सकता है। सो बेसिकली होता क्या है, आपका बेसिकली एक यहाँ पर होती है एक डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है, और यहाँ पर आपका कोई भी कर्व है। ठीक है, ये आपका कोई भी कर्व है, और इस कर्व का एक होता है फोकस, एक आपका फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, और एक आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। एक्चुअल में कोई भी आपका कर्व है, ठीक है, इस कर्व पर आपका कोई भी जो पॉइंट है, ये मान लीजिए आपका पॉइंट है एक्स वाई। ठीक है, एक्चुअल में आप इस पॉइंट कर्व की इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, फोकस से इसके डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से इसकी जो डिस्टेंस होती है। ठीक है, बस इसी को समझ के हम टोटली इसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअल में इसेंट्रिसिटी होती है हमारी, ये हमारी होती है, जैसे मान लीजिए ये हमारा फोकस है और ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स पर कोई पॉइंट है, लाइक ये हमने लिया ओ पॉइंट। ठीक है, सो बेसिकली आपकी इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, पी एफ मोड ऑफ पी एफ अपॉन मोड ऑफ पी ओ। ठीक है, यानी कि फोकस से पॉइंट के डिस्टेंस एंड जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स है उससे बिल्कुल जो डायरेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी इसेंट्रिसिटी। और इसी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू से हम जो है किसी भी शेप के बारे में उसके बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो शेप हमारी किस तरह की है। ठीक है, अलग अलग शेप्स के लिए अलग अलग इसेंट्रिसिटी हमारी होती है। ठीक है, सो इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी, द रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व फ्रॉम the focus of curve and the directrix of the curve। ठीक है, सो ये हमारी सिंपल सी इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन हो सकती है। सो ई का फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, ई का फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू, वर्टेक्स यानी वो पॉइंट हमारा। ठीक है, वर्टेक्स टू फोकस, एंड नीचे आ जाएगा आपका डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, सो ये आपकी इसेंट्रिसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है। अब इसेंट्रिसिटी के बेसिस पर हम समझते हैं अलग अलग शेप्स को। ठीक है, सो अगर हम बात करें सर्कल की, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर हम बात करें सर्कल की, अगर हम बात करें फर्स्ट शेप है हमारी सर्कल, सेकंड शेप हमारी एलिप्स। अगर आप एलिप्स की बात करते हैं, थर्ड अगर आप पैराबोला की बात करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर आप हाइपरबोला की बात करते हैं। सो इन सभी के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं सर्कल के लिए। सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारी हमेशा ही 0 होती है। ठीक है, सर्कल के लिए आपका जो इसेंट्रिसिटी है ये हमेशा ही इक्वल्स टू 0 होगा। एलिप्स के लिए अगर हम देखें तो एलिप्स के लिए बेसिकली इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। ठीक है, या फिर इसे हम कह सकते हैं e लेस देन 1। ठीक है, बट नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, बट नॉट नेगेटिव। और एक्चुअल में एलिप्स का ही केस होता है सर्कल। ठीक है, एलिप्स का ही हमारा एक केस होता है सर्कल। ठीक है, चलिए पैराबोला के लिए देखें तो पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी हमारी इक्वल्स टू 1 होती है, एंड हाइपरबोला के लिए देखें तो हाइपरबोला के लिए हमारी इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी का एक लॉजिक होता है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी कांट भी नेगेटिव, क्योंकि हमने डिस्टेंसेस का मॉड लिया है। ठीक है, और डिस्टेंस को कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेते हैं। ठीक है, सो ये चीज हमने देख लिया है कि सर्कल के लिए आपकी इसेंट्रिसिटी 0 होती है, एलिप्स के लिए आपकी इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है बट नॉट नेगेटिव, पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी आपकी इक्वल्स टू 1 होती है, हाइपरबोला के लिए देखें तो हाइपरबोला के लिए आपकी जो इसेंट्रिसिटी है वो हमारी ग्रेटर देन 1 होती है ऑलवेज। ठीक है जी, सो इसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट हमने काफी अच्छे से देखा। एक्चुअल में इसेंट्रिसिटी हमारी होती क्या है, इसेंट्रिसिटी इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, जिसे हम बोलते हैं
जिसे हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। सो वर्टेक्स का फोकस से एंड डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का जो हमारा रेशो होगा उसे ही हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। एंड इस इसेंट्रिसिटी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग या तो ये इक्वल टू 0 हो सकती है, या फिर ये बेसिकली लेस देन 1 हो सकती है, या फिर इक्वल्स टू 1 हो सकती है, या फिर ये ग्रेटर देन 1 हो सकती है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सी हमारी शेप है, ठीक है जी। सो इसेंट्रिसिटी एक हमारी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन की बात करें तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर एक तो ये 2 डिग्री इक्वेशन होती है, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पावर इसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो एक हमारी 2 डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है। एंड इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 टर्म हो सकते हैं, मिनिमम कितनी भी हो सकती हैं लेकिन मैक्सिमम इसमें 6 टर्म्स हो सकती हैं। सो बेसिकली जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मजेदार इक्वेशन हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, यानी कि कॉनिक सेक्शन की ये जनरल इक्वेशन है। अब इससे आप किसी की भी इक्वेशन बना सकते हैं, यानी आप एक पॉइंट की इक्वेशन बना सकते हैं, आप एक सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं, आप एक पैराबोला की इक्वेशन इससे बना सकते हैं, ठीक है, एक आप हाइपरबोला की इक्वेशन आप इससे बना सकते हैं, आप इसे एलिप्स की इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। इन सभी कॉनिक सेक्शन की एक जनरल इक्वेशन है हमारी, जिसे हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, ठीक है जी। इसके बारे में बहुत ही अच्छे से और समझते हैं। जनरल इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। यानी कि आप देख पा रहे हैं एक तो हमारी एक्स स्क्वायर की टर्म है, ठीक है, एक हमारी वाई स्क्वायर की टर्म है, एक हमारी एक्स वाई की टर्म है, ठीक है, एक्स वाई टर्म है, एंड सेकेंडली एक हमारे पास एक्स है, एक y है और एक आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। सो c तो आपका हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। एंड y के लिए आप देखेंगे कि y के साथ y के मल्टीपल में हमारे यहाँ पर 2 है, ठीक है, एंड x के साथ भी 2 मल्टीप्लाई में है। xy के साथ अगर आप देखेंगे तो xy के साथ भी 2 मल्टीप्लाई में है, लेकिन x स्क्वायर एंड y स्क्वायर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, लेकिन इसके साथ इसका कोफिशिएंट, ठीक है, अगर हम कहीं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका ए हो जाएगा। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका ए है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आपका बी है, कोफिशिएंट ऑफ 2xy 2 एंड xy, सो 2xy का कोफिशिएंट आपका h हो जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ 2x का कोफिशिएंट आपका 2x का कोफिशिएंट g हो जाएगा, ठीक है, एंड 2y का कोफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, और c आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कुछ टर्म्स है, यानी कि जो a है, जो b है, एक h है हमारे पास, एक g है, एक f है और एक कांस्टेंट है, ठीक है। सो टोटल हमारे पास 6 यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, यानी 6 ऐसे हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या 6 टोटल टर्म्स हैं, ठीक है। बस इन्हीं के बेसिस पर हम इमेजेस को जो हमारी शेप्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और इन्हीं 6 एलिमेंट्स से हमें पता चलता है कि कौन सी हमारी शेप है। अब कैसे पता चलता है, तो चलिए देखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास एक तो हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है, ठीक है, इसी के साथ सी कांस्टेंट को पहले लिख लेते हैं, एबीसी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्टली हमारे पास एबीसी के अलावा हमारे पास हमारे पास एच है, एक हमारे पास जी है और एक हमारे पास एफ है, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो ये एक्स वाई का कोफिशिएंट है, ठीक है, उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट आता है, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर एच को पहले लिखते हैं, एक फॉर्मेट में याद करेंगे हम इसे। पहले हमारा एच आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका जी आएगा, उसके बाद मान लीजिए हम एफ को ले रहे हैं, ठीक है। ये यानी कि वाई का कोफिशिएंट है, ये आपका एक्स का कोफिशिएंट है, ये आपका एक्स वाई का कोफिशिएंट है, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है सिंपली, ये आपका वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये 2xy का और ये 2x का और ये 2y का कोफिशिएंट है, ठीक है। सो बेसिकली इन चीज़ों के बारे में देखते हैं कि इन 6 एलिमेंट्स से ए बी सी एच डी एफ से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी हमारी शेप कौन सी है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, हाउ टू आइडेंटिफाई, यानी कि अगर इक्वेशन आपके पास गिवन है
ठीक है। एक जनरल इक्वेशन आपके पास गिवन है, फॉर एग्जांपल ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, 2x² प्लस 2y² प्लस 10xy प्लस 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आप देखेंगे कि a की वैल्यू हमारी क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, x² का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू हमारे पास y² का कोएफिशिएंट इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। h का अगर हम देखें, h क्या होता है, h हमारा होता है 2xy का कोएफिशिएंट, xy का कोएफिशिएंट 10 है तो 2xy का कोएफिशिएंट हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। g यानी कि 2x का कोएफिशिएंट, 2x यानी कि 2x का कोएफिशिएंट हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे 4x है लेकिन 4x x का कोएफिशिएंट 4 है तो 2x का कोएफिशिएंट हमारा 2 हो जाएगा। f के लिए अगर हम देखें तो f की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और कांस्टेंट आपका इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम सारे के सारे कोएफिशिएंट्स इनके फाइंड आउट कर सकते हैं और इन कोएफिशिएंट के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि ये जो कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन है ये एक्चुअल में किस शेप की इक्वेशन है, ठीक है। सो कैसे हम इक्वेशन गिवन हो तो उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी शेप हमारी, ठीक है। सो हमारा टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई शेप्स फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन से कैसे हम शेप्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इक्वेशन से सबसे पहले तो आप अपने ए बी सी एच डी एफ को अलग कर लें और उसके बाद आप एक डिटर्मिनेंट लें, ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट में आपको क्या लेना है, सबसे पहले तो डायगोनल में एडजस्ट कर देना है ए बी एंड सी को, उसके बाद आपने एच को लेना है, एच को आप यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, उसके बाद आपने जी को लेना है, जी को आप यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे और एफ को हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। अब हमें निकालना है इस डेल्टा की वैल्यू, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकालेंगे। जैसे ही हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे या तो ये क्या हो सकता है, या तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ सकती है या फिर डिटर्मिनेंट हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ सकता है। अब देखिए अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी इक्वल टू 0 आ जाती है दैट मीन्स जो आपकी इक्वेशन है ये स्ट्रेट, इट इज अ सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस सेट बोल सकते हैं या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन हो जाएगी। अगर आपका डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है दैट मीन्स ये हमारी या तो पैराबोला की इक्वेशन हो सकती है या फिर ये एक सर्कल की इक्वेशन हो सकती है या फिर ये हाइपरबोला की इक्वेशन हो सकती है या फिर ये एलिप्स की इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। सो बेसिकली अगर डेल्टा आपका इक्वल टू 0 होता है तो हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलता है, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है दैट मीन्स इन चारों में से वो किसी एक की शेप हो सकती है। तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कौन सी शेप किसकी है, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास सिंपल सा लॉजिक होता है कि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल के लिए, ठीक है। सर्कल के लिए हमारे पास है, एक तो हमारे पास जनरल इक्वेशन को सबसे पहले लिख लेते हैं ax² प्लस by² प्लस अगर हम देखें यहाँ पर 2hxy प्लस आपके पास हो जाएगा 2gx प्लस 2fy प्लस कांस्टेंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये आपके पास जनरल इक्वेशन हो गई और यहाँ से ए बी सी आपने निकाल लिया, जी एच जी एंड एफ ये आपने अलग से ले लिया, ठीक है। सो यहाँ से आपने जो है आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब आपको पता है कि सर्कल के लिए, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के लिए डेल्टा आपका नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। अब सर्कल के लिए अगर बात करते हैं तो कंडीशंस क्या होती है, सर्कल होने के लिए क्या होगा, एक तो आपका डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली आपका जो ए है वो इक्वल्स टू बी होगा, यानी x² का कोएफिशिएंट एंड y² का कोएफिशिएंट आपका इक्वल होगा। और थर्ड h की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, यानी xy का जो कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट ऑफ xy 2xy ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ y² के, ठीक है। सो अगर ये 3 कंडीशंस फॉलो होती हैं तो आपकी जो गिवन शेप है या जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो एक्चुअल में एक सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ केस की बात करते हैं, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं हाइपरबोला, हाइपरबोला, पैराबोला एंड एलिप्स। सो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले तो देखिए एक तो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 के साथ आपको एक चीज चेक करनी है, एक तो आपको निकालना है h² और एक आपको चेक करना है ab, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके अलावा h² एंड ab को कंपेयर करेंगे, h² और ab को कंपेयर करेंगे। अगर आपका h² इक्वल्स टू ab आ जाए, ठीक है, तो आपके पास जो गिवन शेप है वो आपकी पैराबोला हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका h² ग्रेटर देन ab आ जाए तो आपकी जो गिवन शेप है वो आपकी हाइपरबोला हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर आपका h² लेस देन ab है देन गिवन शेप आपकी एक एलिप्स हो जाएगी।
ठीक है। सो हम हमारे पास कंडीशन क्या बनती है, अगर आप पैराबोला के लिए कंडीशन अलग से बनाना चाहते हो तो पैराबोला के लिए क्या हो जाएगा, एक तो डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, सेकेंडली हमारे पास एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस। थर्ड केस, अगर आप हाइपरबोला की बात करना चाहते हैं, हाइपरबोला, सो हाइपरबोला के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड एच स्क्वायर आपका ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। अगर आप बात करना चाहते हैं एलिप्स की, सो एलिप्स के लिए आपका डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा एंड एच स्क्वायर आपका लेस देन ए बी हो जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ कंडीशंस हैं, इनको देख करके हम डायरेक्टली जो है बता सकते हैं कि भाई कौन सी शेप हमारी कैसी होगी। चलिए तो एक एक करके हम अलग अलग शेप्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम ब्यूटीफुल सा चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं, सर्कल। सर्कल को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं और फिर जाकर के आज बेसिकली हम सर्कल को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन यानी कि जो आपका कॉनिक सेक्शन चैप्टर है, जो आपका कॉनिक सेक्शन चैप्टर है, इसे बेसिकली हम फोर चैप्टर्स में, फोर सब चैप्टर्स में देखने वाले हैं। ठीक है, फोर सब चैप्टर्स में देखेंगे। एक तो हमारा आएगा सर्कल, ठीक है, एक हमारा आएगा इसके बाद जो है पैराबोला, ठीक है, इसके बाद हम जो है एलिप्स को देखेंगे और एलिप्स के बाद हम हाइपरबोला, हाइपरबोला को देखेंगे। लगभग दो दो तीन तीन वीडियोस के माध्यम से ये सारे चैप्टर्स हमारे हो जाएंगे। सर्कल के साथ हमने ज्वाइन कर दिया है कॉनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन पोर्शन। तो कॉनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन अब तक हमारा हो चुका है और हम फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सर्कल। ठीक है जी, सो बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्लाइड्स मैंने ली हैं ताकि बहुत ही मजा आना चाहिए हमें पढ़ने में। ठीक है, सो सर्कल चैप्टर को हम काफी अच्छे से स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की डेफिनेशन की। उससे पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ओके, सो आपकी बेसिक सी सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। अ सर्कल इज, थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा गया, a circle is the locus of a point। ये सर्कल की हमारी डेफिनेशन है सिंपल सी, which moves in a plane such that its distance from a fixed point, और ये फिक्स्ड पॉइंट होगा कौन सा, जिसे हम बोलेंगे सेंटर। ठीक है, अ फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स सेम, या हम कहेंगे कांस्टेंट। और ये जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी रेडियस हो जाएगी और फिक्स्ड पॉइंट हमारा सेंटर हो जाएगा। यानी कि ये कहना चाहता है कि आपके पास एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये आपका कोई भी फिक्स पॉइंट है एच कोमा के, इस फिक्स पॉइंट से एक ऐसा कोई पॉइंट जो कि इससे फिक्स डिस्टेंस आर पर है। ठीक है, सो ऐसे कितने पॉइंट्स है, ऐसा उसका जो लोकस हो जाएगा, यही लोकस आपका क्या कहलाएगा, इसे ही हम बोलेंगे सर्कल। ठीक है, सो बेसिकली सर्कल की डेफिनेशन हमने देखी कि लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट एक्स वाई का लोकस होगा ये। ठीक है, लोकस यानी पाथ ऑफ द पॉइंट। ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर वे पर चलेगा कि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहनी चाहिए। यहाँ भी डिस्टेंस आ रहेगी, यहाँ भी डिस्टेंस आ रहेगी, यहाँ भी डिस्टेंस आ रही है। ठीक है, सो ये जो लोकस हो जाएगा इसे ही हम बोलते हैं सर्कल। सो ये आपकी सिंपल सी ब्यूटीफुल सी डेफिनेशन थी, डेफिनेशन आप नोट करें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो सर्कल की काफी अच्छे से डेफिनेशन हमारी हो चुकी है और इसके लिए अगर हम देखें तो सर्कल के लिए एक हमारा सेंटर होता है। ठीक है, सेंटर पॉइंट जो होता है, अगर आप सेंटर पॉइंट को ओरिजिन पर ले रहे हैं, बेसिकली सेंटर पॉइंट को हम सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ओरिजिन पर ले रहे हैं तो ये हमारा 0,0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी पॉइंट को अगर आप ओरिजिन पर नहीं लेकर के किसी और पॉइंट पर ले रहे हैं तो हम इसे एच कोमा के से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारा सेंटर होगा। ठीक है, और एक पर्टिकुलर इसकी रेडियस होगी जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बेसिकली सर्कल के लिए अगर हम देखें, बहुत ही बेसिक नॉलेज, सर्कल के लिए जो हमारी रेडियस होती है उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल के लिए जो इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर इसके पैरामीटर की बात करते हैं आप, ठीक है, सो इसका पैरामीटर आपका हो जाता है 2 पाई आर।
ठीक है जी। और सेमी सर्कल के लिए आप देखें तो सेमी सर्कल आपका इस टाइप से हो जाएगा सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल के लिए सेमी सर्कल का एरिया देखेंगे तो ये आपका पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड सेमी सर्कल के लिए अगर इसके पैरामीटर की बात करेंगे तो बेसिकली एक तो इसका देखिए डायमीटर भी इसका होता है, डायमीटर आपका हो जाएगा 2r, ठीक है। सो पैरामीटर की बात करेंगे तो एक तो आपका पाई आर ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपका जो है इसका डायमीटर भी हो जाएगा, तो बेसिकली पाई आर प्लस 2r ये हमारा सेमी सर्कल का बेसिकली पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका सेमी सर्कल का एरिया हो गया, ठीक है। सो ये तो हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो हमने सर्कल के बारे में देखा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ सर्कल। सर्कल की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि आपका मान लीजिए जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके एच कोमा के हैं, ठीक है। और बाहर आप लोकस इसके बेसिकली कोई भी वर्टेक्स ले रहे हैं आप, एक्स कोमा वाई कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो डिस्टेंस होगी आपकी आर होगी, जिसे आप रेडियस बोलते हैं। सो इस सर्कल के लिए अगर आपका बाउंड्री पर कोई पॉइंट गिवन होता है और आपका सेंटर अगर गिवन है, ठीक है, सो उसके लिए आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी क्या हो जाती है, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आपकी क्या हो जाती है, सर्कल की आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। एंड अगर आपका जो ओरिजिन है वो आपका सेंटर जो आपका ओरिजिन पर हो, ठीक है, सो आपका जो पॉइंट है ये 0,0 हो जाएगा। सो इस केस में यही सेम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है हमारी सेंट्रल फॉर्म में चेंज हो जाएगी, यानी एच कोमा के जो है ये आपका 0,0 इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। सो आप x माइनस 0 स्क्वायर करेंगे प्लस y माइनस 0 स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। सो सिंपली आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और इसे ही हम बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है। सो ये हमारी इक्वेशन हो जाती है जब हमारा ये सेंट्रल फॉर्म होती है जब ओरिजिन ही हमारा क्या हो जाए, सेंटर पॉइंट हो जाए, ठीक है। और इस केस में हमारा सेंटर क्या होता है, सेंटर हमारा होता है एच कोमा के पर, और रेडियस आपकी क्या होती है, रेडियस आपकी होती है आर, ठीक है। रेडियस गिवन है और एच कोमा के यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आपकी इक्वेशन ये हो जाती है। और यहाँ पर सेंटर अगर आपका ओरिजिन गिवन है, ठीक है, और आपके रेडियस गिवन है, तो आपकी सेंट्रल फॉर्म ये हो जाएगी किसी भी सर्कल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म क्या होती है, देखिए बेसिकली हमें रेडियस की कुछ भी बात ना करें, ओरिजिन की कुछ भी बात ना करें, बल्कि डायमीटर के पॉइंट्स दे दे हमें, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट हमारा डायमीटर का पॉइंट है ए, ठीक है, और एक हमारा ये है बी। डायमीटर के दोनों पॉइंट्स दे दें, जैसे एक हमें दे दिया x1, y1, ठीक है, और एक हमें पॉइंट दे दिया x2, y2। सो इस केस में डायमीटर फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, सर्कल की कैसे हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। एक तो हो जाएगा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, ठीक है, एंड प्लस में हो जाएगा y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये आपका बेसिकली डायमीटर फॉर्म हो जाएगा। अदरवाइज आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि एक तो सबसे पहले तो आप इसका ओरिजिन निकालने के लिए आप क्या करें, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट करें। मिड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका मिड पॉइंट आ जाए, जैसे x3 y3 मान लीजिए मिड पॉइंट आ गया, तो आप ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें या फिर ये डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर लें, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, बेसिकली रेडियस हो जाएगी, ठीक है जी। सो इसके लिए जनरल फॉर्म हमने देख लिया, और इसके लिए आपका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। और आप इससे रेडियस भी निकाल सकते हैं, रेडियस निकालने का मेथड भी हमने देख लिया है। चलिए इसके बाद चलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जिसे हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई हमारा सर्कल कुछ इस टाइप से है, और ये एक तो हमारा एक्स एक्सिस के साथ कोई एक इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ एक इंटरसेप्ट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। सो इस केस में बेसिकली हम देखेंगे कि इसका वाई इंटरसेप्ट कुछ है और एक इसका कुछ एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है। सो यहाँ से मान लीजिए ये इस पर ये आपका y इंटरसेप्ट b के इक्वल हो जाए, x इंटरसेप्ट a के इक्वल हो जाए, ठीक है। सो इससे बेसिकली ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये a,0 पर कट कर रहा है, ये आपका मान लीजिए ओरिजिन हो गया, और ये आपका मान लीजिए 0,b हो गया, ठीक है। अगर इस टाइप से सिचुएशन हमें गिवन है, ठीक है, कि ये x एक्सिस को
एंड वाई एक्सेस को बेसिकली इस टाइप से कट कर रहा है, ये बी पॉइंट है और इसको हम ए पॉइंट देते हैं, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सिंपल सी सर्कल की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है अगर आपके पास ए हमारा एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट, और बी आपका जो है ये आपका वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है जी। सो फॉर्म्स ऑफ सर्कल में हमने इंटरसेप्ट फॉर्म भी देख लिया। अब हम देखते हैं इसकी जनरल फॉर्म। सो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनिक सेक्शन की। कॉनिक सेक्शन में आपने देखा था कि आपके पास डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एंड एच स्क्वायर, सॉरी, जो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, यानी कि ए आपका इक्वल्स टू बी होना चाहिए। और एक आपने देखा था कि यहाँ पर एच आपका इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो उस केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होने का मतलब है कि यहाँ पर सेम कोफिशिएंट होना चाहिए। मान लीजिए हमने 1 1 ले लिया, प्लस एक्स वाई का मल्टीपल यानी कि एक्स वाई वाली टर्म नहीं होगी तो एच आपका 0 हो जाएगा। सीधा आपके पास 2gx आएगा, 2fy आएगा, प्लस में कांस्टेंट आएगा इक्वल्स टू 0, यानी कि इसने डायरेक्टली आपकी 2hxy वाली जो टर्म है ये भी 0 कर दी है, ठीक है। सो ये नहीं लिया, a इक्वल्स टू बी ले लिया एंड डेल्टा आपका नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो इस केस में ये आपके सिंपली हो जाएगी जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है जी। सो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल हमने देख ली है। अब इस जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल से हम इसकी कैसे रेडियस फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम इसका सेंटर फाइंड आउट करते हैं, तो वो देखिए जरा सा। इसके लिए सबसे पहले हम इसको, क्योंकि इसमें जो है 2x की फॉर्म है और एक एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, कुछ कांस्टेंट भी है इसी टाइप से वाई स्क्वायर एंड वाई, ठीक है, ये टर्म्स है। तो बेसिकली हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ट्राई करते हैं। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में क्या करते हैं, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 2gx को हम अलग से ले लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy को हम अलग से ले लेते हैं, और आपका जो c है, c को हम लेते हैं इधर साइड में, तो ये हो जाएगा -c, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन में दोनों तरफ एक तो g स्क्वायर ऐड कर देते हैं और एक f स्क्वायर ऐड कर देते हैं। इसी टाइप से यहाँ भी हमने g स्क्वायर ऐड किया एंड f स्क्वायर ऐड कर दिया, ठीक है। सो इस केस में आपके पास यहाँ पर एक तो ये x प्लस जी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपका y प्लस एफ इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और इक्वल में आपके पास बन गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इसके लिए अगर आप देखना चाहें, बेसिकली हमें पता है कि सर्कल की जो इक्वेशन होती है हमारी, उसमें हम x माइनस एच स्क्वायर लेते हैं प्लस y माइनस के स्क्वायर लेते हैं, इक्वल्स टू हमारी आर स्क्वायर होती है। तो इस पर्टिकुलर जो हमारी गिवन इक्वेशन है, इसे हम सर्कल की नॉर्मल इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करके लिख लेते हैं हम x माइनस ऑफ जी, ठीक है, ये किया हमने प्लस को माइनस बनाने के लिए, एंड प्लस y माइनस ऑफ f, ठीक है, इसकी स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। सो इस केस में देखिए जैसे ही आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें पता चल जाता है सेंटर, यहाँ पे सेंटर क्या होता है, h कोमा के आपका सेंटर है, ठीक है, और रेडियस आपकी क्या ये है। तो बेसिकली आर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। दैट मीन्स रेडियस आपकी आ जाती है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। और अगर आप देखें एच और के आपके क्या है, ये आपका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एच यहाँ पे किसके कंपैरिजन में है, एच आपका किसके इक्वल है, माइनस डी के इक्वल है, एंड के आपका माइनस एफ के इक्वल है, ठीक है। सो जो आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, सेंटर आपका एच कोमा के होता है, सो यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स माइनस जी कोमा माइनस एफ हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से आप सेंटर के लिए देखें तो अगर ये इक्वेशन गिवन है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके सीधे सीधे माइनस जी एंड माइनस एफ हो जाएंगे, और रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस आपकी इक्वल्स टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसके इक्वल हो जाएगी। कंडीशन ये है कि इसके जो कोफिशिएंट है ये 1 1 1 होने चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर मान लीजिए इक्वेशन आपके पास कुछ इस टाइप से आ जाती है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर समथिंग, तो आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके पहले इसके कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, उसके बाद डायरेक्टली जो भी आपके जी और एफ की वैल्यूज आ रही हो उनको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो डायरेक्टली आपके पास रेडियस
और सेंटर की इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। ठीक है, सो ये थी आपकी जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, सो कॉनिक की अगर हम बात करें, कॉनिक सेक्शन में कॉनिक की अगर हम बात करें तो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, और साथ में यहाँ पर जो हमारी 2hxy वाली टर्म होती है ये बेसिकली इक्वल टू 0 हो जाती है सर्कल के केस में। ठीक है, और इक्वल टू 0 हो जाता है, और a और b हमारे इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, और डेल्टा भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सो ये तीनों कंडीशन हमारी होती है किसके लिए, सर्कल के लिए। ठीक है, यानी कि इफ a इज इक्वल टू b एंड h इज इक्वल टू 0 एंड जो आपका डेल्टा है, डेल्टा जो है ये आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन ये ले लीजिए, सेकंड कंडीशन ये ले लेते हैं, और थर्ड कंडीशन में आप सिंपल सी कंडीशन लेते हैं कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी जो आपकी रेडियस है ये आपकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये एग्जिस्ट करती है, इक्वल टू 0 भी हो सकती है, पॉइंट हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन 0 अगर हो जाता है दैट मीन्स वो डेफिनेटली हमारी रेडियस होगी, यानी कि वो हमारा सर्कल हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपके लिए कॉनिक के लिए सिंपल सी कंडीशन आपकी बनती है। ठीक है जी, नेचर ऑफ सर्कल की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें सबसे पहले, मान लीजिए हमारे पास कोई एक रियल सर्कल है। रियल सर्कल का मतलब क्या होता है, आपकी जो रेडियस है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका जो रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी तो वो आपका रियल सर्कल बनेगा, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। सेकंड अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं जीरो सर्कल, जीरो सर्कल का मतलब होता है पॉइंट लाइक। ठीक है, पॉइंट का मतलब हमारे पास रेडियस कितने हो जाएगी, 0, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ही होगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा, दैट मीन्स वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड अगर हम बात करें इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल यानी कि वैसे पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, सो इस केस में आर आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी हो जाएगा, यानी कि आर आपका लेस देन 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली इस केस में क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो आपका लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 0 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि रूट में समथिंग नेगेटिव में आएगा, और रूट ऑफ समथिंग नेगेटिव ही आपका इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ठीक है, यानी कोई भी यहाँ पर नंबर हो सकता है। ठीक है, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, तो एक्स आयोटा आपका बन जाएगा, यानी सिंपली एक इमेजिनरी बन जाएगा, रेडियस की वैल्यू आपकी कुछ ना कुछ इमेजिनरी होगी। सो इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट हमने देखा है अब तक उसको हम अच्छे से समझ पाए। सिंपल सी आपके पास एक तो आपके पास सेंटर गिवन है 2, -3, और एक आपके पास रेडियस गिवन है -5। इसके लिए आपने इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाए आप। सेंटर हमारे पास गिवन है और रेडियस गिवन है, तो इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो सिंपली क्या करेंगे, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ -3 स्क्वायर बराबर यहाँ पर -5 की होल स्क्वायर हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा 25, ये हमारा y प्लस 3 हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का 6y, एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। सो सिंपली इक्वेशन हमारी बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस में इक्वल्स टू 25 है, यहाँ पर इक्वल्स टू 25 है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस ऑफ 4 एंड 9, ये हो जाएगा हमारा 13, एंड 13 जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, इक्वल्स टू 0। सो ये आपकी सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है जी, चलिए। सो अब तक हमने सर्कल के बारे में काफी सारी चीजें सीखी हैं, एंड इससे पहले हमने जो है कॉनिक सेक्शन को बहुत ही अच्छे से देखा है। ठीक है, और आगे भी हमारे काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार टॉपिक्स हैं। इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ सर्कल देखेंगे हम, टेंजेंसी की कंडीशंस वगैरह वगैरह। ठीक है, सो सर्कल के काफी इंपॉर्टेंट जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो बचे हैं, लेकिन आज हमने देखा कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन को देखा, कॉनिक सेक्शन से जो शेप्स बनती है उनके बारे में जाना, एसेंट्रिसिटी के बारे में जाना। ठीक है, एसेंट्रिसिटी के बेसिस पर कैसे कैसे शेप्स होती हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन के बारे में जाना, एंड उसके बाद हमने सर्कल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सर्कल की फॉर्म्स वगैरह देखी हैं। ठीक है, चलिए
सो ये हमने सिंपल सा इंट्रोडक्शन लिया कॉनिक सेक्शन एंड सर्कल का। सो बाकी कॉन्सेप्ट हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली वीडियोस आपको काफी इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, स्लाइड्स को बनाने में काफी मेहनत हमारी चल रही है ताकि काफी मजेदार तरीके से जो है आप कॉन्सेप्ट को सीख पाए, कर पाए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।